साहब राम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास में चुनावी चर्चा में। चुनावी संवाद की आपाधापी के बीच में चुनावी चर्चा बीच बीच में रह जा रही है। आज एक बार फिर हम चुनावी चर्चा के साथ आपके बीच में मौजूद हैं। विषय भी हमारा बड़ा दिलचस्प है। 24 का चुनाव 384 पर दांव। आपको लग रहा हो ये 384 कहां से आ गया? बात तो 370 और 400 पार के संदर्भ में हो रही है। ये 384 कहां से आया? ये 384 निकाला है दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने। एक का नाम है दिग्विजय सिंह, दूसरे का नाम है भूपेश बघेल। कांग्रेस जो लंबे अरसे से अब इस बात पर बड़ी नाराज है कि इस देश में चुनाव ईवीएम से क्यों होता है। वो कांग्रेस से नाराज है जिसने सबसे पहले इस देश में ईवीएम लाने की पहल की थी। ईवीएम से पहली बार चुनाव इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1982 में केरल में हुआ था। इसके बाद राजीव गांधी जो नवाचार के बड़े आग्रही थे, उन्होंने ही व्यवस्था करके एक्ट के अंतर्गत ईवीएम से चुनाव संबंधी प्रावधानों को 1988 में शामिल किया और बाद में इसी ईवीएम के आधार पर चुनाव इस देश की निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा बने। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें बराबरी से शामिल हुई और पहली बार पूरे देश में आम चुनाव 2004 में जब हुए तो उस समय पर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार थी। लेकिन जब जो हारा उसने अपनी हार के लिए ईवीएम को ही जिम्मेदार पाया। पहले ये जिम्मेदार भाजपा के नेता महसूस करते थे। भाजपा के बड़े नेता थे नरसिम्हा राव, उन्होंने तो बाकायदा एक किताब लिख मारी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में इसके खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोला था। और आजकल इस ईवीएम के अपनी हार के संदर्भ में जिम्मेदार ठहराने वालों में कांग्रेस की लंबी कतार है। जनता नहीं, अदालत भी ध्यान देती नहीं, तो तरीका क्या है? तो दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले इस संदर्भ में कहा कि इस ईवीएम से जो व्यवस्था है उसमें 384 प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकते हैं। और 384 भी क्या, दरअसल 383, क्योंकि एक जो मतदाता के पास विकल्प रहता है वो नोटा का रहता है। कुल 384 लोग इस ईवीएम के माध्यम से प्रक्रिया में हिस्सेदार हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा प्रत्याशी हो जाएंगे तो चुनाव आयोग को मजबूरन बैलेट पेपर पे जाना पड़ेगा। ये बात दिग्विजय सिंह की भूपेश बघेल जी को भी भा गई और भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह के आह्वान पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी। कल एक ही दिन में राजनांदगांव में 200 से ज्यादा लोगों ने नामांकन पत्र खरीद लिया है इस तैयारी के लिए कि इस बार राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से 384 से ज्यादा प्रत्याशी कर ही देते हैं। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये फॉर्मूला काम कर जाएगा और अगर बैलेट के माध्यम से चुनाव हो जाएगा तो क्या वाकई मतदाता का मन बदल जाएगा और जो आरोप है उन आरोपों के संदर्भ में कोई तस्वीर साफ हो पाएगी। मामला बड़ा दिलचस्प है। हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए टीएस सिंहदेव साहब मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस चुनाव प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सेदार नहीं है, पर जिन्हें भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह ने यह नया फार्मूला निकाला है उनके साथ काम करने का बड़ा लंबा तजुर्बा टीएस सिंहदेव साहब का है। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, वर्तमान विधायक हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जो ये तोड़ निकाला है उनके पसंदीदा किरदार दिग्विजय सिंह ने। चिंतामणि जी के अंदर कई विचार होंगे, उन्हें जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। और इन सबके बीच में हमारे साथ में विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर आलोक शुक्ला मौजूद है। डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और इस देश के उप निर्वाचन आयुक्त रहे हुए हैं। जब ये सारी प्रक्रियाएं चली हैं उसके प्रत्यक्ष तौर पर देखभाल करने वालों में डॉक्टर आलोक शुक्ला शामिल रहे। तो आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चिंतामणि मालवीय जी से करते हैं। और मालवीय जी, कुल मिलाकर विपक्ष देश में इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि देश की जनता विपक्ष के साथ और चुनाव में काम आने वाली मशीनें भाजपा और आपके साथ, तो इन मशीनों का तोड़ निकाल लिया गया है और 384 प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में और जो आपके साथ मशीन है उसको चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। कितना घबरा गए हैं चिंतामणि जी आप इस फार्मूले को जानकर और क्या करने जा रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत विचारोत्तेजक विषय लिया और देश में जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल एक अविश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा रहेगी। और लोकतंत्र तो एजुकेशन का और निरंतर विकसित होने वाली व्यवस्था है। लोकतंत्र में समझ भी विकसित होना चाहिए लोकतंत्र की। निश्चित रूप से देखिए, हमारा देश 140 करोड़ का देश है। ये जो कहीं दूसरी जगह उदाहरण देते हैं कि भाई अमेरिका में ऐसे होता है, वहां ऐसे होता है, वहां तो कागज पर होता है, तो वो संभव नहीं है। भारत में एक अच्छी पद्धति इजाद की और आज से नहीं, सन 1970 से आपने पूरा हिस्ट्री रखी है।
सन 1990 में गोस्वामी समिति बनी, उसने सारा किया। जो ईवीएम बनाती है उसमें पूरे स्वदेशी उपकरण लगे हैं। स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया है वो संस्था बना रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वो बनाती है। तो और इसमें IITians उसके जो प्रोफेसर हैं वो इस कमेटी में शामिल है। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है कि जहां कोई लेखु ना हो सके। फिर ये स्टैंड अलोन मशीन है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती, सेल हटा लिए जाते हैं। तो ऐसी कोई, और इतनी बार इन्होंने भी कोशिश करी विपक्ष ने बार बार, लेकिन एक बार भी वो बता नहीं पाए कि इसे टेम्पर किया जा सकता है या इसे तोड़ा जा सकता है, इसके अंदर घुस करके मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो ये कहीं सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आज कांग्रेस मुद्दाविहीन है, ये वैसा ही है कि आईना साफ कर रहे हैं, चेहरे पे धूल लगी है, इनके ये सारे काम ऐसे कर रहे हैं जिसके कारण। बताओ चिंतामणि जी, ये जितनी ज्ञान की बात आप हमें इस कार्यक्रम में बता रहे हो, ये अपनी पार्टी के नेताओं को 2009-2010 में क्यों नहीं बताते थे? जब लाल कृष्ण आडवाणी बोल रहे थे ये ईवीएम से चुनाव कराना ठीक नहीं है, सारी गड़बड़ इस ईवीएम के, तब क्यों नहीं बताता कि आडवाणी जी धूल आपके चेहरे पर लगी है और आप आईना साफ कर रहे हो? क्यों जीवीएल नरसिम्हा राव जो आपकी पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, पूरी किताब लिख मारी जिसका प्रीफेस लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखा था कि ईवीएम किस कदर खतरनाक है, उस समय पर आपको ये ज्ञान की बात क्यों नहीं आई? क्या आपको नहीं लगता है इस देश में बहुत कम ऐसे अफसर होते हैं जब विपक्ष और सत्ता पक्ष किसी विषय पर एक राय होते हैं? जो आपकी मांग थी कि बैलेट पर चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस भी उस मांग पर आ गई। देखो आपकी कितनी बड़ी जीत है, आप किसी विषय पर कांग्रेस को अपने साथ खड़ा नहीं कर पाते हो। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आपकी मांग थी वही अब कांग्रेस की भी मांग है। अपनी इस जीत को भी आप अनदेखा कर दे रहे हो, अनसुना कर दे रहे हो, क्या कहते हो? देखिए, मुझे संज्ञान नहीं है कि किस आधार पर माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी और जीवीएल साहब ने उसको देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये निरंतर विकसित होती व्यवस्था है और हमें नया जो अरे चिंतामणि जी, मैं थोड़ा आपको और ज्ञानवर्धन कर देता हूं, और तो और छोड़िए, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जो है ईवीएम के खिलाफ रहे उस दौर के अंतर्गत, ये ठीक नहीं है, ये सब खेल है। अब बोलो आप, आडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव को तो आपने उड़ा दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस विचार के साथ थे, क्या कहते हैं? मैं तो बस यही कहूंगा कि जो अच्छा है वो टिकता है। आप देखिए कि जो भी ऐसी चीज थी जो समय के साथ नहीं चल सकती थी वो समाप्त हो गई। हमारे पास जो बड़े बड़े टेलीफोन, चलिए आप तो मुद्दे पर आइए। आपकी तमाम कोशिश है कि ईवीएम से ही चुनाव हो, इसका तोड़ दिग्विजय सिंह ने निकाल ही लिया। भूपेश बघेल भी उनके साथ हो लिए, बोले 384 से ज्यादा प्रत्याशी उतार देंगे राजगढ़ में और राजनांदगांव में। झक मार के चुनाव आयोग को अब बैलेट पेपर में चुनाव कराना होगा। क्या कहते हो चिंतामणि जी? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पैरों पर पत्थर मार लिया है और वो जो आसन्न हार है, निश्चित हार है, उस निश्चित हार के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्हें हारना ही है, उन्हें पराजित होना है। और इस तरह वो कोई बहाने उन्होंने निकाल लिए कि देखिए हमने इस तरह किया था, फिसल पड़े तो हर गंगे, किसी तरह अगर जीत जाए तो कहेंगे कि देखिए ईवीएम में गड़बड़ नहीं हो सकी इसलिए मैं जीत गया। ये शरारत है, इसके पीछे कोई गंभीर प्रयास नहीं है। आपको लगता है कि जीत भी सकते हैं दिग्विजय सिंह, जीत भी सकते हैं भूपेश बघेल, और अगर जीत गए तो साबित हो जाएगा ईवीएम गड़बड़ थी? क्या कहते हो? मैं इसी बात मैं यही कह रहा हूं कि ये केवल शरारत है, इसके पीछे कोई गंभीर सोच नहीं है, वो जीतना है नहीं। तो और आप गंभीरता से लोगे कि नहीं लोगे? अब तो कम से कम राजगढ़ और राजनांदगांव नहीं हारना चाहिए, नहीं तो साबित हो जाएगा कि ईवीएम का ही खेल चल रहा था। क्या कहते हो? नहीं, इससे कोई साबित नहीं होगा। लोकतंत्र में हमारी जो व्यवस्था है उसमें बहुत फेयर चुनाव है और कोई मशीन कुछ नहीं हो रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और ये जो 300 लोग खड़े कर रहे हैं, ये अगर हजार वोट भी ले जाएंगे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो ये, और इन्होंने जीत यकीनी कर, इन्होंने हार जो है वो यकीनी कर लिया। चिंतामणि जी बोल रहे हैं अपने लिए तो और अच्छा होने वाला है। तो माननीय सिंधे साहब मेरे साथ में, सिंधे साहब चिंतामणि जी ने एक अलग दृष्टि दी है। बोले आप चाहते थे ना ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट से चुनाव हो, अब फार्मूला निकाले हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर 384 मैदान में उतर जाएंगे तो चिंतामणि जी को लगता है हजार वोट तो पा ही जाएंगे, अपना काम तो इतने से ही बन जाएगा। क्या कहते हैं? घेरने चले थे और घिर गए, ऐसा तो ना हो जाएगा? हिमांशु जी प्रणाम आपको जी। साथ में आलोक जी बैठे हैं, चिंतामणि जी बैठे हैं, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम साहब। देखिए, ईवीएम की जो बात है इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है, इसको उठा रही है, ऐसा नहीं है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोकुर साहब हैं, देश के बहुत चिंतन करने वाले व्यक्ति, अनेकों
क्षेत्रों से जो गंभीर रूप से विचारवान माने जाते हैं वो इस बात को उठा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन को जवाब इलेक्शन कमीशन से इस बारे में मांगा है। और जो बातें लोग रख रहे हैं उसके पीछे जो तर्क है वो ना केवल ये कि हमारे यहाँ कैसा हो रहा है, अन्य देशों में कैसा हो रहा है। मैंने कई बार इस बात को रखा कि विकसित से विकसित तकनीकी तौर पे भी जो देश माने जाते हैं, अमेरिका हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, जर्मनी में तो सुप्रीम कोर्ट तक, उनके उच्चतम कोर्ट तक मामला गया, जापान हो, वहां भी बैलेट के आधार पे चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जहां तक मुझे याद आता है, कांग्रेस पार्टी के समय ही शायद ईवीएम मशीनें इंट्रोड्यूस हुई थी और उसके पीछे एक तर्क ये था कि गिनती में जो समय लगता है इसमें बड़ी जल्दी से गिनती हो जाती है, और हो जाती है, इसमें कोई दो बात नहीं है, जल्दी से इसमें गिनती हो जाती है। बातें अब जो सामने आ रहे हैं और जो तर्क लोग रख रहे हैं इसमें वोट और हार और जीत और कांग्रेस पार्टी की बात ही इसमें नहीं है। लोगों का कहना है कि एक मतदान के समय तीन बातें हैं जी। एक व्यक्ति जो वोट डालना चाहता है वो वोट डाले कि उनका बैलेट गिरे। दूसरा, ये सुनिश्चित हो कि वो बैलेट रजिस्टर हो रहा है। और तीसरा, जो बैलेट रजिस्टर हुआ है उस बैलेट की गिनती हो। यानी तीन चरणों में जो तर्क चिंतन करने वाले उच्चतम स्तर के देश में जो लोग हैं, आप भी जानते हैं कि एक कमीशन गठित हुआ है जिसने बहुत गहन इसमें विचार विमर्श करके, तकनीकी लोगों से बात करके, इसमें पूर्व आईएएस के भी अधिकारी हैं, तकनीकी अधिकारी हैं, जुडिशरी से पूर्व में जुड़े हुए माननीय जज साहिबान हैं, ये सब लोगों ने मिलके और बहुत गंभीर इसमें रिसर्च करके इन बातों को सामने रखा है कि देश में जो व्यवस्था हमारे चुनाव की बनी है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर लें या प्रजातंत्र के आधार पे कौन जीतेगा हारेगा नहीं, प्रजातंत्र निष्पक्ष रूप से स्थापित हो, इस बात को लेके संविधान में और इलेक्शन कमीशन के नियमों में जो बातें रखी हैं वो कैसे सिद्ध होंगी, हार जीत की बात नहीं है, वो कैसे सिद्ध होंगी। तो तीन बुनियादी सिद्धांत उन लोग उठाते हैं। एक, आपने जो वोट डाला वो पढ़े। दूसरा, जो आपने वोट डाला वो रजिस्टर हो। और तीसरा, जो वोट रजिस्टर हो गया उसकी गिनती हो। इसमें वो जो तर्क दे रहे हैं वो दे रहे हैं, आपने वोट डाला कि एक बटन दबाया, वो बटन एक बत्ती जलती है और आपको लगता है कि वोट गिर गया, उसमें चिन्ह है इत्यादि इत्यादि जितने भी हों, उसमें से अपने पसंद का, चाहे नोटा हो चाहे किसी कैंडिडेट का चिन्ह हो, उसके बटन को आपने दबाया और बटन दबने से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वोट डल गया जी। उसकी शंका को दूर करने के लिए वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया गया कि 7 सेकंड के लिए एक पर्ची आएगी, आप उस पर्ची को देख लीजिए और वो पर्ची जाके फिर एक डब्बे में गिर जाती है। इस बातों को लेके, इस व्यवस्था को लेके जो तर्क, फिर मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी नहीं, ये चिंतन करने वाले, मैं मानता हूं कि देश के गंभीर चिंतन करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को उठाया कि पहला, कि जो वोट रजिस्टर हो रहा है वो वेरीफाइबल नहीं है क्योंकि मशीन में वोट हो रहा है रजिस्टर जी। दूसरा, वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है वोटर उसको लेके नहीं डालता है ऐसे डब्बे में, वो गिर जाती है। एक स्क्रीन है, वो स्क्रीन के जरिए थ्रू में आपको दिखता है, नीचे है, वो दिखाता है कि ये गिर रही है और उसमें गिर जाती है। और जो व्यवस्था चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की है, संविधान की जो व्यवस्था, शायद निर्वाचन नियमावली या कुछ उसमें धारा 56 या 55 या 56 कोई धारा है जिसमें ये बात अंकित है कि अगर कहीं पर इसमें विवाद की स्थिति बनती है, हम लोग रिकाउंटिंग की मांग करते हैं, चुनाव में हार जीत होता है, रिकाउंटिंग की बात करते हैं, मैं बड़े कम वोटों से मैं पीछे रह गया, हार गया चुनाव, मैं जीत नहीं पाया, मैंने रिकाउंटिंग नहीं मांगी, फिर भी कई लोग रिकाउंटिंग मांगते हैं। और अभी की क्या व्यवस्था है कि 5 पोलिंग बूथ के आप वीवीपैट की गिनती करा सकते हैं। तो इसमें ये जो चिंतन करने वाले लोग हैं, जिन संस्थाओं का मैंने जिक्र किया, उनका क्या कहना है? एक, कि विवाद की स्थिति में चुनाव आयोग स्वयं, हमारे देश के चुनाव के नियम स्वयं रेखांकित करते हैं कि सही वोट कौन सा है, ईवीएम मशीन का नहीं। अगर विवाद होगा तो वीवीपैट की गिनती होगी, उसको सही माना जाएगा। ये अंकित है जी, ये लिखा हुआ है।
जी। इस तर्क को लेके जो लोग कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वेरीफाइड वोट, जो वोटर कहे कि हाँ ये पर्ची मेरे हाथ में आई, मैंने इसको डब्बे में डाल दिया, और उसकी गिनती होनी चाहिए। ये अब मांग नहीं आ रही है, आपके नियम में है। पहले कहा गया था कि 1 पोलिंग बूथ में हम करेंगे, फिर हुआ कि 5 पोलिंग बूथ में करेंगे, और अब जो बात आ रही है कि नहीं ये 30% या परसेंट में, किसी ने केस लगाया 30% की गिनती कराई जाए, किसी ने कहा 50% गिनती कराया जाए। लोग ये कह रहे हैं कि जो आपके स्वयं देश के नियम है वो ये कह रहे हैं कि असली वोट कौन सा है, मशीन का नहीं। अगर विवाद होता है, अगर विवाद की स्थिति में स्वयं आप कह रहे हो कि असली वोट कौन सा है, वीवीपैट वाला। मैं 2 विषयों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं सिंहदेव साहब। आपने काफी विस्तार से सारी बात बता दी, पर मैं 2 विषयों पर जाता हूं। देखो, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, जिसके प्रतिनिधि चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ बैठे हैं, ये पूरे देश को बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बताते हैं कि कांग्रेस ने इस देश के साथ में कई गड़बड़ियां की, कई विषयों पर नुकसान किया, कई नीतियां ऐसी रही जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप उसमें सहमत नहीं होते हो, तो क्या इस विषय पर आप सहमत हो कि हाँ, कांग्रेस से एक बड़ी गलती हुई कि उसने ईवीएम को इस देश की व्यवस्था का हिस्सा बनाया? एक तो मेरा सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि ईवीएम को तो कांग्रेस लेकर आई, आप खुद भी अपने बयान में बोले, और आज उस ईवीएम का आप विरोध करते हैं। तो क्या सिंहदेव साहब ये मानते हैं कि हाँ, कांग्रेस की बाकी गलती हो ना हो, ईवीएम से चुनाव कराने के संदर्भ में जो हमने कोशिश की ये हमारी गलती थी? एक तो सवाल ये है, और दूसरा ये जानना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल मरवा तो नहीं दे रहे कांग्रेस को? ये दोनों अपने अपने संसदीय चुनाव में कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव ईवीएम से ना हो, बैलेट पेपर से हो। खुदा ना खास्ता अगर ये चुनाव में निपट गए दोनों नेता, तो ये साबित हो जाएगा कि भाई चुनाव जो है ईवीएम से प्रभावित नहीं होता। तो इन्होंने पूरी कांग्रेस की मांग को खतरे में तो नहीं डाल दिया? दोनों विषयों पर आपकी टिप्पणी चाहिए, फिर मैं आलोक शुक्ला साहब के पास जाना चाहता हूं। पहला, हार और जीत इस विषय के समाधान का विषय है ही नहीं जी। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये विषय है ही नहीं। विषय ये है कि एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था जिसको चुनौती कम से कम आधार पर दी जाए, वो क्या हो सकती है। आप पहले एक चीज ट्राई करते हो, फिर आप दूसरी चीज ट्राई करते हो, फिर आप तीसरी चीज। समाज इसी दरमियान ही उठा है सदियों से। तो कांग्रेस ने कुछ अपनाया हो और उसमें गलती ना हुई हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस की एक बड़ी भूल, ये जो ईडी महाशय हैं जी, इनको जो अधिकार दे रखे हैं कांग्रेस के शासन में दिए गए थे जी, बहुत बड़ी भूल। और भी भूल गिना सकते हैं। मुझे कहते कभी भी संकोच नहीं है इस बात का कहने में कि हाँ कमियां ना हुई हो कांग्रेस की सरकारों में। बड़ी छोटी निश्चित रूप से होंगी, जो चलेगा। अरे आप ऐसे स्वीकार कर ले तो इसी के कारण से तो लोग आपके कारण से परेशान रहते हैं सिंहदेव साहब। आप इतनी ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हो, इसीलिए लोग हलाकान हो जाते हैं। नहीं, सच्चाई है, इसमें सच्चाई है कि इसमें कमी क्यों नहीं हो सकती। कमी 100% जो काम करेगा उससे कमी होगी, उसमें कमी होगी। लेकिन मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब आपके पास में आता हूं। हमारे दोनों पक्ष आपने सुने, तो जानना सबसे पहले यह है कि ईवीएम का विरोध इसी आधार पर किया जाता है कि ईवीएम के माध्यम से खेल होता है और खेल को खत्म करना है, इसलिए बैलेट पे आना है। और इसके संदर्भ में सबसे प्रबल दलील जो दी जाती है वो दलील यही दी जाती है कि हम तो विकासशील देश हैं, जो दुनिया के उन्नतम तकनीकी रूप से दक्ष देश माने जाते हैं, जिनको विकसित देश के तौर पर देखा जाता है, जिनकी तकनीक, जिनके सिस्टम को अनुकरण करने के लिए हम लालायित रहते हैं, ऐसे देश अपने यहां पे निर्वाचन की प्रक्रिया मतपत्र के माध्यम से ही अपनाए हुए हैं। अब इस पर चूंकि आप तो उस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, थोड़ा रोशनी दीजिए, कहानी क्या है? हिमांशु जी, मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं जी। तो उस कहानी को आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जी। पहली चीज तो इस देश में जो वोटिंग का सिस्टम है वो धीरे धीरे बदला है जी। शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जो पहले चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव जो हुए थे जी, उसमें हर कैंडिडेट का बक्सा अलग होता था जी, और जो मतपत्र होता था उसमें कोई मार्क नहीं किया जाता था, कोई मोहर नहीं लगती थी और मतपत्र पे कुछ लिखा ही नहीं होता था जी, और उस मतपत्र को अलग अलग बक्सों में डाला जाता था जी। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब देखिए, इस मतपत्र तो कोरा है, इसको बक्से में डाला, जिसको जिताना था उसको फिर बक्से से वोट निकाले, दूसरे बक्से में भर दिए जी। तो फिर चुनाव आयोग ने कहा कि अच्छा नहीं है, ऐसा बक्सा नहीं होगा, बक्सा एक ही होगा और मतपत्र पे सबके नाम और सिंबल लगे रहेंगे और उसके ऊपर फिर हम मोहर लगाएंगे जी। वो शुरू हुआ। अब उसकी
बड़ी मजेदार कहानी है, वो जरूर आपके दर्शकों को जानना चाहिए। इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ रही थी और सब लोग सोच रहे थे कि उस चुनाव में उनकी बड़ी बुरी तरह से हार होगी जी, लेकिन उसमें कांग्रेस की बड़ी जबरदस्त तरीके से जीत हुई जी, और याद रखिएगा बैलेट पेपर चुनाव था जी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ थी जी, जनसंघ के एक बड़े नेताजी थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने बाकायदा एक इलेक्शन कमीशन को, पेरी शास्त्री साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको लिखित शिकायत की जी। और उस शिकायत में उन्होंने ये कहा कि देखिए जी, इनकी तो रूस से बड़ी आपस में दोस्ती है, तो ये वहां से एक खास किस्म की इंक लेके आए हैं और वो इंक ऐसी है कि उसमें आप ठप्पा कहीं भी लगा दीजिए, वो इंक गायब हो जाएगी और फिर कांग्रेस के सिंबल पर ही वो उभर आएगी जी। मतलब आप सोचिए। और उसके बाद इतने पे नहीं छूटे, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पिटीशन खारिज की बल्कि कॉस्ट लगाई उनके ऊपर, ये आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये बैलेट पेपर इलेक्शन की बात कह रहा हूं मैं कि बैलेट पेपर में हुआ। अब इलेक्शन ईवीएम के बारे में तो आप जान ही रहे हैं जी। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि आप अगर कोई भी प्रणाली बनाएंगे, कोई सिस्टम बनाएंगे, उसमें आपको सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए उस संस्था के ऊपर जो उस कार्य को करती है जी। और अगर आप ये मानते हैं कि साहब ये जो संस्था है ये गड़बड़ ही कर रही है, तो फिर आप कोई सिस्टम लगा लीजिए, आप उसके अंदर कोई ना कोई खामी निकालेंगे। और अगर हम ये मानने को राजी ही नहीं है कि साहब हम जो हार रहे हैं या हम जो जीत रहे हैं वो अपने कार्यों के कारण हार या जीत रहे हैं, हम तो ईवीएम के कारण हार या जीत रहे हैं या मतपत्र के कारण हार या जीत रहे हैं या चुनाव आयोग ने हमें हरा दिया या जिता दिया, तो फिर उसका तो कोई विकल्प नहीं। अच्छा, एक बात बताइए आलोक शुक्ला साहब, संयोग से जो दो पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रयोग को करने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग लाख चाले कि हम चुनाव ईवीएम से कराएंगे, उन्होंने तोड़ा निकाला है कि चुनाव तो हम मतपत्र से करवा के दिखाएंगे। एक दिग्विजय सिंह, एक भूपेश बघेल। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी आप मानते हो अपने मन पे, दोनों के साथ आपने काम किया है, दोनों आपके मुख्यमंत्री रहे। इस फॉर्मूले के सफल होने की कितनी संभावना है? जीत हार बात की है, जैसा सिंहदेव साहब ने कहा। मामला यह है कि उन्होंने जो तोड़ निकाला है, दिग्विजय सिंह गुरु माने जाते हैं, भूपेश बघेल उनके चेले माने जाते हैं, गुरु और चेला साथ दिख रहे हैं। और फार्मूला ये निकाला है कि 384 फॉर्म भरवाओ नामांकन के, देखे चुनाव आयोग कैसे कराएगा ईवीएम से चुनाव। तो इसमें जरा रोशनी दीजिए, तो क्या वाकई चुनाव बैलेट से कराना मजबूरी हो जाएगी? दोनों की मुझ पे बहुत कृपा रही है हिमांशु जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब देखिए ये बात तो सही है, उसका कारण है जी। जो 2013 के पहले जो ईवीएम थी, ईवीएम में आजकल 3 हिस्से होते हैं, पहले 2 हिस्से होते थे, एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रखा होता है, बैलेट यूनिट अंदर रखा होता है जहां जाके वोटर वोट डालता है। अब एक तीसरा यूनिट भी जुड़ गया जो वीवीपैट यूनिट है, जो अभी हमारे पूर्व मंत्री जी बता रहे थे कि वो वीवीपैट यूनिट है, उसके अंदर वो वोट जो है दिखता है 7 सेकंड के लिए और फिर निकल जाता है। तो ये जो 3 यूनिट हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कनेक्ट करने की एक सीमा होती है जी। पहले 2013 के पहले जो ईवीएम थी उसमें एक कंट्रोल यूनिट में केवल 4 बैलेट यूनिट कनेक्ट होते थे और एक बैलेट यूनिट में 16, क्योंकि बटन लगे हो सकते हैं तो इसलिए 64 की सीमा थी। अब उसके बाद 2013 में जो ईवीएम बनी है वो संख्या बैलेट यूनिट की बढ़ा करके उन्होंने 24 कर दी है जी। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 16 384 बनता है। अब उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि एक आपको नोटा रखना पड़ेगा, तो 384 में से एक तो नोटा हो गया, बचा 383। अब अगर 383 से ज्यादा कैंडिडेट मैदान में हैं तो वो ईवीएम में आप उससे ज्यादा बैलेट यूनिट जोड़ ही नहीं सकते हैं जी। तो आपको बैलेट पेपर इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कानून की है वो हमको ये समझनी पड़ेगी कि जो सेक्शन 66A है, धारा 66A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, जिसका कि संशोधन किया गया था, आपने बताया कि कांग्रेस सरकार थी उस समय संशोधन किया गया, लेकिन मैं तो ये कहता हूं सरकार संशोधन नहीं करती, संसद संशोधन करती है। और संसद में उस समय सभी पार्टियों के सदस्य थे। जो दिनेश गोस्वामी समिति की बात हो रही है उसमें दिनेश गोस्वामी जी उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे और मुरली मनोहर जोशी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी दोनों समिति के सदस्य थे और सबने यूनानिमसली कहा था कि हाँ साहब ये लागू होनी चाहिए। तो इसलिए एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं, सबने मिलकर किया था। आज भी मेरा तो ये कहना है, आज भी अगर संसद ये तय करके उस अधिनियम के संशोधन को निरस्त कर देती है, रिपील कर देती है, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा, ईवीएम को बंद करना पड़ेगा। तो उसमें जो संशोधन जो किया गया था हिमांशु जी, उन्होंने ये कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन उचित समझे तो जिन
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कमीशन उचित समझती है वहां पे ईवीएम से इलेक्शन करा सकती है। जी। तो अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कहीं पे ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो सकता, तो इलेक्शन कमीशन को उस कानून में ही अधिकार है कि वो बिना ईवीएम के इलेक्शन करा सकती है। तो भाई चिंतामणि, अपन आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं। आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि इस देश में चुनाव बैलेट पेपर पर हो, और जो आपको सदैव खलते हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने तोड़ निकाल लिया, और हमारे साथ में अनुभवी पूर्व उपचुनाव आयुक्त देश के बता रहे हैं कि वो तोड़ तो है। अगर प्रत्याशी 384 हो गए तो चुनाव तो राजगढ़ में बैलेट पेपर पर ही होगा। अगर प्रत्याशी 384 हो गए तो राजनांदगांव में भी बैलेट पेपर पर ही चुनाव कराना पड़ेगा। अपनी शिकस्त के विषय में क्या सोचोगे? आप तो जित बैठे थे, चुनाव तो ईवीएम से। ऐसी कोई जिद नहीं है। जो लोकतंत्र के लिए हितकर है, जो लोकतंत्र के लिए श्रेष्ठ है, वो होना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि जो घटनाएं बैलेट पेपर पे होती थी, वो आजकल इस जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इससे शुद्ध चुनाव होने लगा है। इस तरह की लूट नहीं होती, इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही, और जो बूथ कैप्चरिंग होती है वो नहीं होती। तो ऐसी घटनाएं कम हुई है। दिग्विजय सिंह जो है इस तरह का, और आजकल कांग्रेस भी कम्युनिस्टों की राह पर चल पड़ी है, पूरा ब्रेन कम्युनिस्टों का चलता है। तो जो अराजकता हो सकती है, जो अव्यवस्था हो सकती है, जो बिगाड़ हो सकते हैं, जो समय से पीछे की ओर ले जाने की बात हो सकती है, वो ये सब करते हैं। अच्छा, चिंतामणि, वो अमेरिका में चुनाव जो है ना वो बैलेट पेपर पे होता है, या अमेरिका में भी कम्युनिस्ट हावी हो गए हैं क्या? देखिए डॉक्टर साहब, ये मैं कहता हूं, इस देश में एनपीआर नहीं है, इस देश में एनसीआर नहीं है, एनआरसी नहीं है। इस देश में इवन जो पहचान है ना व्यक्ति की, वो पहचान तक नहीं है। तो आप इस 140 करोड़ के देश में आप चाहते हैं कि ऐसा सुसंगठित देश हो जाए? आप अमेरिका में जाइए, आपको जाते ही एक सोशल सर्विस का कार्ड मिल जाएगा, और वही कार्ड आपकी पूरी पहचान हो जाएगा। जब आप वहां से आएंगे वो कार्ड आपको वापस ले लेंगे। अरे एक एक चीज उसमें रहती है। एक कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति का वहां एक पहचान है, यहाँ नहीं तो भाई है। हमारे पास में भी आधार कार्ड है, कैसी बात कर रहे हो आप? हमारे पास में यूनिक आईडी नंबर है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? चिंतामणि, इतनी बड़ी ताकत को आप भूल गए। आपके पास में भी कार्ड है। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मेरे पास समय सीमित है। चिंतामणि मालवीय से मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ गई कि ईवीएम एकदम ठीक चीज है, इसलिए राजगढ़ और राजनांदगांव में जरूरत से ज्यादा मेहनत आपको करनी चाहिए। अगर जनादेश कहीं खुदा ना खास्ता कांग्रेस के पक्ष में आ गया, पूरा परिणाम एक तरफ और राजगढ़ और राजनांदगांव का परिणाम एक तरफ, कांग्रेस डंके की चोट पे कहेगी देखो जहां पर चुनाव बैलेट से हुआ वहां का नतीजा देखो। चिंतामणि, थोड़ी तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? है गंभीर विषय की नहीं है? देखिए, पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। और शेर जब शिकार करता है तो वो ये नहीं देखता कि खरगोश है या हिरण है या क्या है, मैं आगे का नाम नहीं लेना चाहता। तो कोई वो पूरी ताकत लगा के करता है। ये हमारे लिए जब हम तो भाई शेर है चिंतामणि मालवीय के आरडी, तो टी एस सिंहदेव जी आप कितना घबरा गए? आपका शिकार होना तय है, चाहे ईवीएम से कर लो चाहे बैलेट से कर लो। शेर शिकार के लिए निकल चुका है। हम लोग तो खुद शिकारी हैं। बाप दादाओं के समय से शिकारी रहे जी, पर हालात ऐसे हैं कि इस समय पे शिकारी शिकार हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके संदर्भ में कुछ चिंता विंता कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, नहीं, मैं चिंतन तो करता हूँ, चिंता कम करता हूँ जी, चिंतन करता हूँ जी। तो क्या कहते हैं, ये वाला फार्मूला काम कर जाएगा? आप इस फार्मूले के साथ है, या आपको लगता है कि भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह समय खराब कर रहे हैं? अपने चुनाव पे ध्यान दें। ये खामखा के नामांकन भरवा के चुनाव प्रक्रिया को इतना महंगा कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वैसे हम संसाधनों की कमी से जूझने वाले देश हैं। अब अगर 384 385 लोग अगर प्रत्याशी हो जाएंगे तो कितनी सारी व्यवस्थाएं नए सिरे से लगेंगी। क्या कहते हैं आप? भूपेश जी का फोन आया था एक दिन मेरे को, कुछ दिन पहले जी, और इसी संदर्भ में वो बात कर रहे थे। बीच बीच में बात हम लोग की होती है कभी कभी जी, तो उसमें उनने इस बारे में पूछा जी, कि महाराज क्या किया जाए। जी, मैंने कहा भरवाया जाए, लोग जी। भरना चाह रहे हैं तो भरवाया जाए। जी। एक ये बात है, ये एक मिथक टूटना चाहिए कि ईवीएम के अलावा नहीं हो सकती। और अगर इतनी बातें उठ रही हैं न्यूट्रल लोगों की, जो चिंतन करते हैं, मानते हैं हम लोग की न्यूट्रल है, तो उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। दूसरे स्तर का परिवर्तन का प्रयास है। तो सरकार रहते हुए भूपेश बघेल जी को सिंहदेव साहब का कितना साथ मिला पता नहीं, लेकिन इस प्रयोग में सिंहदेव साहब साथ है, इतना सिंहदेव साहब ने कार्यक्रम में जरूर बता दिया है।
तो मैं अब आखिरी टिप्पणी डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब आपकी चाहता हूं। चुनाव आयोग के लिए कितना भारी पड़ेगा अगर ये फार्मूले पर अमल करने की कोशिश दोनों नेताओं ने कर ली, व्यवस्थाओं की दृष्टि से, उसे संभालने की दृष्टि से? क्या लगता है आपको, आपके लिए कितना जटिल हो गया? आदत छूट गई ना 48 घंटे तक मतपत्र गिनवाने की, बक्से भरवाने की। अब 300-400 प्रत्याशियों के मतलब तो मतपत्र थोड़ी होगा, एक किताब होगी, किताब डलेगी, उस किताब को रखने, गिनने। क्या कहते हैं आप? नहीं, आदत की बात नहीं है हिमांशु जी। इलेक्शन कमीशन ने तो एक ऐसा भी इलेक्शन कराया है जिसमें 3000 से ज्यादा कैंडिडेट थे, और जैसे आपने बताया कि पूरा अखबार जैसा होता है वैसा बैलेट पेपर बना था जी। तो वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो सकती है अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ी जानकारी जोड़ दी थी सर, कौन सा ऐसा चुनाव था जिसमें 3000? वो इस वक्त मुझे एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूएंसी याद नहीं है, लेकिन 3000 से ज्यादा कैंडिडेट्स थे, तो पूरा अखबार की तरह पे वो बैलेट पेपर छपा था और बड़े बड़े बक्से बनाने पड़े थे जिसके अंदर वो रखा जा सके। तो लेकिन जो मैं कह रहा था हिमांशु जी, वो इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी या 5 या 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन आई एम श्योर करा लेगा। इलेक्शन कमीशन बड़ा सक्षम है जी। लेकिन अगर पूरे देश में हुआ तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपको याद होगा जब पहले बैलेट पेपर में चुनाव होते थे तो बैलेट पेपर की छपाई वो गवर्नमेंट प्रेस में होगी, और जब आपको याद होगा जब बैलेट पेपर में चुनाव होते थे तो जो प्रिसाइडिंग अफसर होता था वो बेचारा करेंसी नोट की तरह एक एक बैलेट को गिनता था जी। तो वो करना पड़ेगा, और बैलेट बॉक्सेस अब तो बचे ही नहीं है जी। वो बैलेट बॉक्स बनवाने पड़ेंगे, बन जाएंगे। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे जरूरत पड़े तो फिर तो मुझे मतलब कुल मिलाकर भाई राजी से प्रक्रिया बदल लो, नहीं तो बहुत कुछ बदलने की जरूरत आने पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर आलोक शुक्ला हमें डरा रहे हैं। लेकिन साथ साथ चिंतामणि मालवीय जी के लिए और टी.एस. सिंहदेव जी के लिए, दोनों के लिए ये वाला प्रयोग आने वाले समय में नजीर बन सकता है। अगर भाजपा इन 2 सीटों पर शिकस्त खा गई तो चिंतामणि जी पूरे देश का परिणाम संदेह के घेरे में आ सकता है, और अगर यहां से परिणाम नकारात्मक आया सिंहदेव साहब तो इन दोनों नेताओं के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि पार्टी की मांग का हश्र ये हुआ, देख लो बैलेट से कराए तो भी हार के बैठे 2 पूर्व मुख्यमंत्री। संकट बड़ा गहरा है। कुल मिला के जितना चुनाव में दिलचस्पी आम चुनाव को लेकर, उतनी इन 2 सीटों पर भी अब हमारी दिलचस्पी बनी रहेगी अगर ये दोनों नेता 384 उम्मीदवार जुटाने में सफल हो गए। देखते हैं कहानी किस और जाती है। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज की इस चुनावी चर्चा में इतना ही। समय याद लेने का मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।